जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित लिल्हा। आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। और आज के डेली प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर में हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के एमसीक्यूज। ये हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीयूईटी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक वरदान है, जिसमें हम लोग डेली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमने आपके लिए पिकअप किया है, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए, अपनी तैयारी को और एस ऑफ परफेक्शन लाने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, साथ साथ में अपने आप को चेक करिए और हमको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसे लगी, कौन से क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो फिर वो भी आप टाइप कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो भैया ये एक बहुत ही यूज़फुल चैनल है सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है, खास करके तब अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट बेनिफिट फॉर यू ऑल कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के सबसे पहले एमसीक्यू के साथ में। Everybody, please concentrate with me and answer. Choose the correct statement from the given below. From the following statements given below, balance of trade records exports and imports of invisible item. Balance of trade invisible item को रिकॉर्ड करता है, ये गलत है क्योंकि वो visible items को रिकॉर्ड करता है। A surplus on in balance of trade can rectify the deficit in balance of payment. अगर balance of trade के अंदर में surplus है तो a surplus in balance of can rectify the deficit in balance of payment. Accommodating a surplus in balance of, क्या balance of trade का surplus rectify कर सकता है BOP के deficit को? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरोअर टर्म है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, बट अगर इसको हम इनडायरेक्टली देखें तो हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए एकोमोडेटिंग आइटम्स आते हैं, ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एकोमोडेटिंग आइटम्स आर ओनली रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड होते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हो गए? जब भी सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आरबीआई या तो अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करता है या तो फिर आरबीआई अपना रिजर्व क्रिएट कर लेता है। जैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया तो फिर आरबीआई अपना रिजर्व बढ़ा लेगा, फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ रहा है तो आरबीआई अपने रिजर्व में से पैसा दे देगा। तो एक्यूमुलेटिंग आइटम्स आर ओनली रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन केवल और केवल कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, देखो मशीनरी इम्पोर्ट है चाहे कुछ भी इम्पोर्ट हो, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इट इज़ नेवर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। फिर वो चाहे कोई सी भी गुड्स हो, कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो, तो इट इज ऑल्सो गोइंग इन करंट अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का? नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो करंट अकाउंट का पार्ट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Floating exchange rate is used to stabilize the prices of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए फ्लोटिंग एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो इनफैक्ट इसके अंदर में फ्लक्चुएट करता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विल लीड टू फॉल इन इट्स प्राइस। ये बिल्कुल सही है। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस गिरती है, फिर वो चाहे फॉरेन एक्सचेंज ही क्यों ना हो। एंड राइज इन एक्सचेंज रेट लीड्स टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब हो गया ऊपर बढ़ना। इट लीड्स टू रीवैल्यूएशन इन करेंसी नहीं, इनफैक्ट इट लीड्स टू डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही लग रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू फॉल इन इट्स प्राइस। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस, यानी ए बी सी को मैच करना है। विजिबल आइटम्स ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स के साथ मैच करता है। इनविजिबल आइटम्स किसके साथ मैच करेगा? ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। कैपिटल ट्रांसफर्स किसके साथ में मैच करता है? आइटम्स कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल रिसीट इन कैपिटल पेमेंट। तो ए का क्या हो गया? 2, बी का क्या हो गया? 3, तो 2 3 1, 2 3 1 खोजिए कौन सा ऑप्शन है? 2 3 1,
तो इस तरीके के भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है। Choose the correct statement from given below. Balance of trade is a component of capital account of balance of payment. Balance of trade capital account का part है. Balance of trade is a component of capital account of balance of payment. नहीं, balance of trade current account में आता है. Floating exchange rate is used to stabilize. I think ये same question दो बार repeat हो गया. Next, ये भी गलती से repeat हो गया है. हाँ, ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर, ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं. इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट. तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो ये दोनों तो नहीं है. क्या चीज़ ज़्यादा होता है? इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. नेक्स्ट, ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकन टू कवर द डिसइक्विलिब्रियम. अभी हमने आपको सिखाया कि अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिसइक्विलिब्रियम है, चाहे वो सरप्लस है या डेफिसिट है, दोनों ही केसेस के अंदर में आपके RBI अपने एक एक्शन लेता है. RBI क्या करेगा? अगर आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो इन दैट केस आप अपना बैलेंस और बढ़ा लेंगे, RBI अपना रिजर्व्स और बढ़ा लेगा. और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम पड़ता है, आउटफ्लो होता है, तो RBI के रिजर्व्स फिर कम हो जाते हैं. तो हम लोग कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज एकोमोडेटिंग आइटम्स. दीज विल बी कॉल्ड एज क्या? एकोमोडेटिंग आइटम्स. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिफर्स टू एक्सेस ऑफ. बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस refers to excess of current account payment over current account receipts, capital account payment over capital account receipts, autonomous payment over autonomous receipt या autonomous receipt over autonomous payment. तो पहले समझो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हम लोग एक बैलेंस निकालते हैं वो निकालते हैं केवल ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का, एकोमोडेटिंग का नहीं, क्योंकि एकोमोडेटिंग के आने के बाद वो हमेशा मैच कर जाता है, जितना पेमेंट है उतना रिसीट रहेगा. तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं केवल ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस देखो. तो भैया ये दोनों कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट तो भैया अलग अलग हो गया, तो इन दोनों को अलग अलग लेना भी नहीं था. हमें क्या लेने थे? सारे के सारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस. अब सारे के सारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस अगर आप ले रहे हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है. सरप्लस है इसका मतलब आपके रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस रिसीट्स आर ओवर द ऑटोनोमस पेमेंट, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज क्या? अ सरप्लस. तो व्हाट इज BOP सरप्लस? व्हेन ऑटोनोमस रिसीट आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट्स. 9th, फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम. अब सर फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि आपके एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, रिसीट ज़्यादा है पेमेंट से तो भी डिसइक्विलिब्रियम है, रिसीट कम है पेमेंट से तो भी डिसइक्विलिब्रियम है. लेकिन अगर रिसीट ज़्यादा है तो फिर वो फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है. अगर फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद RBI. इट विल लीड टू क्या? इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद RBI. एंड फाइनल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आज 2 क्वेश्चन अपने रिपीट हो गए थे, अदरवाइज इट कुड हैव बीन 10 वेरी गुड क्वेश्चंस. कोई बात नहीं, नेक्स्ट में और हम लोग पिकअप करेंगे. इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट. अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, ऐसा कई बार होता भी है. अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग क्या चाहेंगे? इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें. अगर इंडिया का FD का रेट बढ़ जाए तो फिर लोग इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेंगे. अब भैया अगर इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगा. तो इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लीड्स टू अच्छा हमसे पूछ रहा है हालांकि, विल इट लीड टू अ सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट. क्या हमारे पास में सरप्लस आएगा कैपिटल अकाउंट में? याद करो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो क्या उससे सरप्लस क्रिएट होगा? दिस इज ट्रू, इट विल लीड टू अ सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. एक और चीज़ जिससे MCQ अपने पुटअप होने चाहिए थे, नहीं है इसके अंदर में, ठीक है, वो अपने से एक क्वेश्चन स्किप हो गया. वो होता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में जो डेबिट साइड होता है वो सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है. तो अगर आपसे पूछा जाए इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जाता है डेबिट साइड में, पेमेंट्स. और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा? वो जाएगा क्रेडिट साइड में, रिसीट्स. ठीक है. तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़े रहिएगा ताकि और भी ऐसे यूजफुल कंटेंट्स हम आपके साथ में शेयर करते रहें। तो ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक। अच्छे से रिवाइज रिकैप करिएगा। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।